हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लगे होंगे पढ़ाई के अंदर। तो आज के थर्ड लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एड्स की बीमारी। एड्स नाम की बीमारी इतनी खतरनाक है कि लोग उसके नाम लेने से भी डरते हैं। देखेंगे हम आज के लेक्चर के अंदर कैसे जो हमारे एड्स की बीमारी सबसे पहले रिपोर्टेड हुई थी हमारे इंडिया के अंदर, कहाँ से बीमारी आई, किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है, क्यों लोग इतना डरते हैं इस बीमारी के अंदर, और कैसे फैलती है और कैसे से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। एक स्टोरी लाइन में आपको पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगा इस लेक्चर के अंदर कि आप स्टोरी अगर समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल विजुअलाइजेशन फॉर्म में देखेंगे कैसे लाइफ साइकिल हमारा एचआईवी का होता है, कहाँ से हमारा रेट्रोवायरस जो है वो हमारा रेप्लिकेशन करता है हमारे सेल के अंदर, कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म इसको ब्रेक करके पूरा हमारे इम्यून सिस्टम की पूरी तहस नहस करके हमें एड्स की बीमारी हो जाती है। तो उससे कैसे हम क्योर कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, कौन कौन सिम्टम एंड साइन होते हैं, तो ये सारे टॉपिक के बारे में जानने के लिए आपको आज का लेक्चर देखना पड़ेगा। तो चलिए विदाउट कोई डिले आज का अमेजिंग लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा हमारा एड्स की बीमारी। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम हमारा क्या होता है, फुल फॉर्म हमारे एड्स की बीमारी का, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंड का आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होगा हमारे आरएनए का, उसके अंदर हमारा एड्स का क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। दिस मीन्स द डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके अंदर जो हमारी डिफिशियंसी रहती है इम्यून सिस्टम की, वो पूरी पूरी खराब रहती है। मतलब जो डिफेंस मैकेनिज्म हमारा इम्यून सिस्टम करता है हमारे बॉडी के खिलाफ किसी पैथोजन, बैक्टीरिया, नेमेटोड, फंजाई या फिर किसी भी पैथोजन के खिलाफ, जो हमारा वायरल हो गया या बैक्टीरियल हो गया, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी उसे डिफेंस कर ही नहीं पाती। पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम, जिसका वायरस होता है ना एचआईवी का, हमारे एड्स के लिए जो कॉज करता है डिजीज, पूरा का पूरा तहस नहस कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, हमारा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जो हमारा सिंड्रोम होता है ना, ये डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब हमारी बॉडी में क्या देती है, सिम्टम्स देती है। हमारी बॉडी में ये चीज हमारी हो रही है, कोई नया वायरस, कोई पैथोजन आ गया है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ हमें क्या देती है, सिम्टम्स देती है। लेट्स एग्जांपल हमारा कॉमन कोल्ड का, इसके अंदर क्या आता है, हमारा राइनो वायरस। तो जब राइनो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारे इम्यून सिस्टम से लड़ाई करेगा। तो हमें क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, यहाँ पे हमें फीवर हो जाएगा, ठीक है, कफ हो जाएगा, हॉर्सनेस वाली हमारी आवाज कैसे, मतलब आवाज पूरी बैठ जाएगी, कफ होगा, हेडेक भी हो सकता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता वैसे हमारे सर्दी खांसी में। तो डॉक्टर ही सारे सिम्टम्स को क्या करेंगे, हमारे एग्जामिन करेंगे हमें, और देखेंगे आपको कॉमन कोल्ड हुआ है। तो ये सारी जो हमारे सिम्टम्स हमें बॉडी देती है ना, जो कि हमारा पूरा ग्रुप बनाता है हमारा किसका, सिंड्रोम का। इसी बीमारी को हम कहते हैं एड्स। एड्स के अंदर बहुत सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं, वो अगर हम उसको सबको जोड़ दे, कोलैबोरेट कर दे एक साथ, तो वो होते हैं हमारे क्या, सिंड्रोम। एड्स वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एड्स का हमारा सबसे पहला केस जो है हमारा 1981 में देखा गया था। तो उस टाइम से लेके अभी तक 2024 जो है चल रहा है, उसमें पूरा 35 करोड़ भारतीयों को, मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर हम निकाले उस टाइम से लेके अभी तक का सन में, तो 35 करोड़ से ज्यादा हमारे क्या है, हमारे पीपल जो है हमारे एड्स नाम की बीमारी से क्या हो गया, पूरा स्प्रेड हो गया है, और बहुत सारे लोग इससे जाने भी गई है। तो हम देखेंगे बीमारी इतनी खतरनाक कैसे हो गई, कहाँ से बीमारी आई है, कैसे हमारी बीमारी जो हमारी बॉडी में घुसती है, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे कमजोर करती है, किस किसके हमारे बचाव होते हैं, कौन कौन सिम्टम्स होते हैं, ये सारे बातों के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर आगे। एड्स इज कॉजेज बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जो हमारे एड्स की बीमारी होती है वो हमारे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी के कारण होती है। अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस। ये हमारा किसका मेंबर है, हमारा एचआईवी वायरस हमारा रेट्रोवायरस के ग्रुप के अंदर आता है। हमारा कौन, हमारा एचआईवी वायरस का ग्रुप। विच हैव एन एनवेलप एनक्लोजिंग विद द आरएनए जीनोम। इसके पास एक एनवेलप होता है जिसके अंदर हमारा आरएनए जीनोम, जो कि होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के रूप में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इट कैन बी चेंज आरएनए बाय द फॉर्म ऑफ डीएनए बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बारे में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर, कि कभी भी हमें आरएनए से अगर डीएनए में तब्दील करना होगा हमारे जेनेटिक मटेरियल को, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर एक खूबी होती है हमारे एड्स के वायरस, कौन सा, एचआईवी के अंदर, कि हमारे आरएनए को डीएनए बदल सकता है। किसी भी हमारे ऑर्गेनिज्म या हमारे जिसके होस्ट के अंदर घुसता है उसके डीएनए को वो आरएनए का हमारा जो रहता है ना, हमारे वायरस का डीएनए, उसको वो डीएनए में तब्दील करता है, मतलब कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो उसका डीएनए रहता है उसको हमारे होस्ट के डीएनए से क्या करता है, हमारे मिक्सअप करता है। तो अपने को क्या करेगा, हमारा होस्ट का डीएनए अपना हमारे वायरल डीएनए को समझकर उसका क्या करेगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। फिर क्या होगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन बनेगा,
उससे बनेगा प्रोटीन। तो वैसे से हमारी क्या होती है, यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, कुछ कॉपीज होगी यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन के जरिए। तो उससे क्या करते हैं हम, यहाँ पे नंबर बढ़ाएगा अपना, यहाँ पे अपना साइज और नंबर बढ़ाएगा, अपना नंबर बढ़ाएगा जेनेटिक मटेरियल का, और उससे पैदा होंगे हमारे नए नए छोटे छोटे हमारे क्या HIV वायरसेस। इसके बारे में हम और जानेंगे अगले स्लाइड के ऊपर, जब हम पूरा चार्ट के अंदर इसे देखेंगे कि कैसे हमारा HIV वायरस जो बॉडी में एंटर करता है, कैसे हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम इसके अंदर हेल्प करता है, कैसे RNA से DNA में तब्दील होता है वो। ठीक है, ये सारे स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ HIV इज द ग्लाइकोप्रोटीन। अधिकतर जो हमारा HIV वायरस का प्रोटीन होता है वो हमारा क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बॉन्ड से। अब हम देखते हैं हमारा HIV इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कैसे फैलता है और उससे हम किस तरह से बच सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। समझ लीजिए सामने वाला आपका जो पार्टनर है, मेल हो या फीमेल हो, अगर इन्फेक्टेड है हमारे HIV वायरस से और एड्स नाम की बीमारी से, तो क्या करेंगे, अगर आप उससे सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो या क्वाइटस करते हो, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी बीमारी क्या हो जाएगी, HIV वायरस से, उसके जेनेटिक मटेरियल से उसके अंदर की बीमारी आपके अंदर भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, क्वाइटस के टाइम पे ऐसा हो सकता है। दूसरा, बाय द ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। जब भी हमारा ब्लड ट्रांसमिशन होता है हमारे डोनर से हमारे रेसिपिएंट में ट्रांसफर करने से पहले, जो डोनर का ब्लड होता है वो अच्छे तरीके से पूरा एग्जामिन किया जाता है, सारे टेस्ट से होकर उसे गुजारा जाता है, ताकि इसके ब्लड के अंदर कोई भी ऐसी कॉन्टेमिनेटेड चीज ना हो, मतलब ऐसे कोई वायरस या बैक्टीरिया ना हो जो कि डोनेट करे हमारे रेसिपिएंट को, तो उसके अंदर कोई इन्फेक्शन या फिर कोई वायरस एंटर ना कर सके और उसके अंदर कोई हमारी तबियत खराब ना हो सके। कभी कभी 1% चांसेस रहता है कि हमारा कॉन्टेमिनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो गया डोनर से हमारे रेसिपिएंट के अंदर, तो उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिजीज हो सकती है हमारे एड्स की। तीसरा, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स। अधिकतर आपने देखा होगा जो ड्रग एब्यूजर रहते हैं वो एक ही नीडल से क्या करते हैं, ड्रग जो रहता है अपने इंट्रावेनस मतलब वेनस के अंदर, जो वेन्स रहती है हमारी उसके अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं अपने हाथ से। आपने उसको समझ लीजिए, मैंने उससे इंजेक्ट किया है, मेरे बाजू वाले दोस्त ने भी उसी नीडल को अपने हाथ में इंजेक्ट किया है, उसके बाजू वाले दोस्त ने उसके हाथ में वही वाले नीडल से क्या किया, इंजेक्ट किया इंट्रावेनसली। तो इससे क्या होता है, सेम नीडल क्या होती है, अलग अलग हमारे क्या होती है पर्सन के अंदर जा रही है। तो इससे भी अगर एक पर्सन को उसमें से एड्स है, HIV वायरस के अंदर घुसा हुआ है, तो गलती से वो आपके अंदर भी आ सकता है बाय द हेल्प ऑफ नीडल। ठीक है, इन्फेक्टेड नीडल रहेगी ना, तो वहीं से आपके अंदर इंट्रावेनसली क्या हो सकते हैं, वहाँ ब्लड जो रहेगा वो अंदर चले जाएगा उसका वाला आपके इसमें। तो उसमें अगर HIV वायरस होगा हमारा एड्स जो कि बीमारी कॉज करता है, तो आपके अंदर भी वायरस घुस जाएगा और आपको भी इन्फेक्ट कर सकता है। चौथा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। समझ लीजिए जो मदर है उसके अंदर हमारे क्या फीटस ग्रो कर रहा है उनके वुमन के वॉर्म के अंदर, तो जो हमारी मदर रहेगी अगर वो इन्फेक्टेड है हमारे HIV वायरस एड्स नाम की बीमारी से, कैसे इन्फेक्टेड है, या तो ऐसा हो सकता है हमारा इंट्रावेनस ने ड्रग कभी लिया होगा, कॉन्टेमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स उसके अंदर हमारा HIV वायरस घुस गया हो किसी और अदर पर्सन से, या फिर जो उनका पार्टनर के साथ उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ या फिर क्वाइटस हुआ है वहाँ पर, तो हमारा जो पार्टनर था वो हमारा HIV हमारा क्या था, वायरस से इन्फेक्टेड था, उसको एड्स नाम की बीमारी थी। चेकअप तो उन्होंने कराया नहीं होगा पहले इंटरकोर्स से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, क्या अगर फैमिली प्लान करते तो हम पहले क्या करते हैं, पहले चेकअप करा लेते हैं कि दोनों बराबर यहाँ पे है कि नहीं, हम यहाँ बेबी प्लान कर सकते हैं कि नहीं, आपसे कोई इन्फेक्शन इनके अंदर जा सकता है या हमारी फीमेल से कोई इन्फेक्शन मेल के अंदर जा सकता है। चेक अगर उन्होंने नहीं कराया तो क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगी हमारी मदर, भुगत में तो मदर को ही पड़ रहा है कि आदमी तो वैसे ही हमारा जो पार्टनर है उनका वो तो पहले से इन्फेक्टेड हमारे HIV से, ये भी क्या हो गया उससे इन्फेक्टेड हो गई। सेक्सुअल कंडक्ट तो पहले अगर उन्होंने चेक नहीं किया कि जो पार्टनर है दोनों हमारे वो ठीक है कि नहीं है, तो हमारी क्या हो जाएगी, मदर यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाएगी हमारे वायरस HIV से, एड्स नामक बीमारी से। तो मदर इन्फेक्टेड रहेगी तो इससे जो हमारी बीमारी है ना वो हमारे चाइल्ड के अंदर चली जाएगी, कैसे, प्लासेंटा की वजह से। प्लासेंटा तो हमारा ब्रिज होता है ना मदर और हमारे फीटस के बीच का, कि जो ही मदर खाती है उसका न्यूट्रिशन हमारे प्लासेंटा की वजह से, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बेबी के अंदर वो हमारे प्लासेंटा की वजह से मदर से बाहर जाता है। मदर जो भी खाएगी न्यूट्रिशन हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारे फीटस के अंदर जाएगी प्लासेंटा की वजह से। तो ऐसे ही कुछ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के हमारे सेल्स, कुछ हमारे इम्यून सेल्स बी एल टी लिम्फोसाइट, कुछ हमारे एंटीबॉडीज समझ जाते हैं फीटस के अंदर, उसी के साथ साथ ब्लड के साथ साथ इन्फेक्टेड मदर से हमारा वायरस HIV हमारे क्या कर लेगा, हमारे घुस जाएगा हमारे फीटस के अंदर और उसे भी इन्फेक्ट कर देगा हमारे HIV वायरस से। पीपल हु आर हाई रिस्क टू गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, ऐसे कौन कौन से पीपल उसके हाई रिस्क होते हैं हमारे HIV वायरस एड्स की बीमारी के कारण होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट आ जाएगा इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। जिन इंडिविजुअल के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनको सबसे पहले बीमारी क्या होती है, गेटिंग हाई रिस्क होता है कि उन्हें HIV हो सकता है। क्यों, कि पता ही नहीं रहता हमारे कौन से पार्टनर को हमारा HIV या एड्स की बीमारी है।
सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस इंटरकोर्स से क्या हो सकता है, आपके अंदर वो घुस सकती बीमारी, HIV वायरस हो गया या फिर कोई और बीमारी हो गया, तो वो आपके अंदर एंटर करता है कि बाय द हेल्प ऑफ किसके जेनेटिक मटेरियल जो हमारा फ्लूइड में रहेगा ना, सेमेन से हो सकता है, वेजाइनल वॉल्स की हमारे क्या होता है कि यहाँ पे जो सिक्रेटेड होता है हमारे वहाँ से लुब्रिकेशन के लिए, तो वहाँ से आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ड्रग एडिक्टेड हु टेक ड्रग इंटरवेनसली, जो ड्रग एडिक्टेड रहते हैं, मतलब ड्रग जो रहते हैं इंट्रावेनसली, हमारा क्या होता है, एक से मैं भी इसी नीडल से ले रहा हूँ, तुम भी इसी नीडल से क्या कर रहे हैं, अपने अंदर इंट्रावेनसली ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं, तीसरा भी उससे ले रहा है, चौथा भी उससे ले रहा है, पांचवा भी उससे ले रहा है, फिर दूसरा ड्रग इंजेक्ट करने के लिए इंट्रावेनसली उसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक ही हमारे इंजेक्शन से सभी लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सभी का क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसी इंजेक्शन से हो रहा है, उसी मतलब क्या हो रहा है, सारे एक ही इंजेक्शन से क्या हो रहा है, अलग अलग सबके अंदर इंट्रावेनसली ड्रग जा रहा है सेम नीडल से, तो उससे भी क्या हो सकता है, अगर इस एक इंसान को क्या है, हमारा यहाँ पे एड्स है, HIV का वायरस के अंदर है, तो वो किसी और के अंदर क्या हो सकता है, ट्रांसफर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ किससे, इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन की वजह से। तीसरा, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई इंडिविजुअल हमारा बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराता है, समझ लीजिए कि इंसान को ब्लड की जरूरत है, अगर वो एनेमेटिक पेशेंट है या फिर ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सजेस्ट करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लीजिए किसी और से, डोनर ढूंढ लीजिए या ब्लड ग्रुप ढूंढ लीजिए, बता दीजिए हम दे देंगे कोई ब्लड बैंक से। कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है कि ब्लड कभी तक क्या होता है, कोई कोई टेस्ट छूट जाते हैं, अगर वो टेस्ट छूट गया, अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, तो डॉक्टर को भुगतना पड़ता है ना, डॉक्टर को मैनेजमेंट रहती है उसको। समझ लीजिए वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, जो डोनर हमें ब्लड दिया हुआ है, वो हमारा HIV से क्या इन्फेक्टेड है, या जो ब्लड हम ले रहे हैं ब्लड बैंक से, अगर वो इन्फेक्टेड है, अधिकतर केस में तो ऐसा नहीं होता, पहले सबसे पहले पूरी जांच होती है, पूरे टेस्ट किए जाते हैं कि ब्लड जो हम डोनेट करा रहे हैं, हमारे डोनर से रेसिपिएंट में जा रहा है, वो ठीक है कि नहीं है, नहीं तो रेसिपिएंट को डोनर को दोनों को नुकसान होता है, एक तो और जो हमारे डॉक्टर की मैनेजमेंट रहती है पूरी हमारे हॉस्पिटल की, वो भी जाती काम से, ठीक है। तो बार बार जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं, समझ लीजिए गलती से एक बार हमारा HIV पेशेंट का ब्लड हमारे नॉर्मल जो हमारा हेल्दी पर्सन है उसके अंदर चला गया, तो यहाँ से ब्लड ट्रांसमिशन के जरिए क्या होता है, हमारा वायरस जो HIV एड्स की बीमारी जो कॉज करता है, उसके जरिए क्या हो गया, हमारी बॉडी में चला गया, हमारे किसके, होस्ट के, रेसिपिएंट के, डोनर की वजह से। इन्फेक्टेड मदर और चाइल्ड, इन्फेक्टेड मदर से क्या हो सकता है, चाइल्ड में जा सकती है बीमारी, कैसे, प्लासेंटा की वजह से। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ साइन एंड सिम्टम्स, कैसे हम उससे बच सकते हैं, कौन कौन से कॉज होते हैं, कैसे हमारे HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है, कौन कौन से पर्सन को हाई ग्रेडेड रिस्क होता है हमारे HIV वायरस होने का, HIV एड्स नाम की बीमारी होने का, ये हमें देख लिया स्लाइड के अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और जानते हैं हमारे HIV वायरस के बारे में। अगर आपको यहाँ तक सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर आपको यहाँ तक के कुछ डाउट है सेशन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और थोड़ा जानते हैं हमारे एड्स हमारी बीमारी के बारे में और HIV वायरस के कारण कैसे हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करती है। दूसरा हम जानेंगे स्लाइड के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस कैसे होता है, हम देखेंगे डायग्रामेटिक व्यू से, उसके बाद हम जाएंगे थ्योरी के ऊपर। हर लेक्चर की तरह, हर सेशन की तरह इसके अंदर भी हम पहले डायग्राम को भी एकदम अच्छे तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल व्यू के ऊपर जाएंगे, ताकि अगर आपको डायग्राम जो समझ आ गया तो आपको थ्योरी उतनी कठिन नहीं लगेगी पढ़ने के अंदर, कि हम थ्योरेटिकल जब भी हम पढ़ते हैं हमें ध्यान नहीं आता, समझ नहीं आता क्या लिखा है, तो पहले हम डायग्राम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम थ्योरी के ऊपर जाएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पॉइंट्स, it is important to note that the HIV AIDS is not spread by mere touch or physical contact। ये बात आपको याद रखनी है कि HIV और एड्स जो है हमारी बीमारी, वो हमारे मेयर कांटेक्ट मतलब तो किसी के छूने से या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलती है। कैसे फैलती है, इट स्प्रेड ओनली थ्रू द बॉडी फ्लूइड, जो हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसी के मीडियम से जो होता है हमारा एड्स और HIV वायरस एक हमारे पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड हमारा क्या है, हमारा इन्फेक्टेड पर्सन का हम अगर नॉर्मल पर्सन में डाल रहे हैं, हेल्दी पर्सन में डाल रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी का फ्लूइड है ना हमारा, उसकी वजह से क्या होगा, वो वाला सामने वाला पर्सन भी इन्फेक्ट हो जाएगा हमारे HIV वायरस से, उसे भी एड्स हो जाएगा। दूसरा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है, हमारा सीमेन जो हमें मेल के पेनिस से हमारे वजाइना के अंदर जाता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है फीमेल की, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फेक्टेड पार्टनर जो रहेगा हमारा मेल, अगर वो इन्फेक्टेड रहेगा हमारा किससे, एड्स से, उसके अंदर HIV वायरस के हमारे क्या रहेंगे, हमारे वायरसेस रहेंगे, तो उसके हमारे सीमेन से क्या होगा, हमारा बॉडी फ्लूइड जो हमारे मेल का होता है उससे फीमेल की तरफ चले जाएगा, जब इंटरकोर्स होगा तो फीमेल की बॉडी की तरफ चले जाएगा हमारा पूरा सीमेन, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे भी HIV के वायरस घूमने लगेंगे, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, हमारा एड्स की बीमारी उसकी भी हो जाएगी हमारे दूसरे पार्टनर को। तो इस तरीके से हमारे बॉडी फ्लूइड से फैलता है हमारा HIV और एड्स। ये बात आपको याद रखनी है, मेयर और फिजिकल कॉन्टेक्ट से ही नहीं फैलता है, ये सिर्फ हमारे बॉडी फ्लूइड से ही फैलता है, ठीक है। There is always a time lag between the infection and appearance of AIDS symptoms। यहाँ पे बहुत लंबा, यहाँ पे क्या होता है, हमारे मंथ्स का या ईयर का क्या होता है, टाइम लैग होता है हमारे एड्स की बीमारी के सिम्टम्स आने में।
अगर हमारा एड्स का इन्फेक्शन जो है, हमारा वायरस जो हमारी बॉडी में अभी घुसा है, तो उसके सिम्टम्स हमें पता है कब दिखेंगे, 5 से 6 साल बाद, 10 साल बाद भी दिख सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत धीरे 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 हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत धीरे धीरे क्या होता है, डिक्लाइन करते जाता है, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम जो है ना, सारे सारे हमारे टी हेल्पर सेल हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, सारे सारे बी और टी, उनको धीरे धीरे नंबर में डिक्लाइन करता है, खत्म करता है, ताकि हमारे अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन हमें कट भी लग जाए ना, तो उसको भी हमारा इम्यून सिस्टम इतना खतरनाक कमजोर कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, कि वो घाव तक भर नहीं सकता। तो उससे क्या होता है, हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है हमें, तो इतना हमारे इम्यून सिस्टम को खराब कर देता है। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सिम्टम्स दिखते हैं एड्स के, हमें बहुत सालों के बाद देखने को मिलता है हमारी बॉडी के अंदर। तब तक हमारी बॉडी क्या होती है, इन्फेक्ट होते रहते हैं, धीरे 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 हमारे डिक्लाइन होते रहते हैं हमारे इम्यून सिस्टम। दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ टू अ मैनी ईयर, यूजुअली 5 to 10 ईयर। ये हमारी वेरी करती है पर्सन बाय पर्सन की, उसे इन्फेक्शन जो है हमारे एड्स एचआईवी वायरस के कारण, वो हमारा फ्यू मंथ्स से होता है या फिर कुछ ईयर्स तक की, यूजुअली 5 से 10 साल के बाद भी आपको इसके सिम्टम्स दिख सकते हैं एड्स की बीमारी के। चाहे आईवी वायरस आपके अंदर घुसा है इस टाइम पे, तो हमारे 2024 चल रहा है, तो समझ लीजिए आपको जो वायरस का सिम्टम्स हमारे 2029 में दिखाई दे, 2034 में दिखाई दे, 34 में दिखाई दे, तो ऐसा भी हो सकता है। एड्स के सिम्टम बहुत धीरे धीरे दिखाई देते हैं बॉडी के अंदर। इसलिए बोला था जब हमारा फिजिकल टेस्ट वहाँ पे किया जाता है, डॉक्टर के पास जाके हम कराते हैं कभी ना कभी, हमारे मंथ में हमें जाना चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें एड्स की बीमारी है क्या नहीं है। आप जाके चेक करा सकते हैं। अलीसा नामक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर हमारे कंटिन्यू सेशन के अंदर हम देखेंगे आगे कि अलीसा नाम के टेस्ट के कारण हमारा क्या होता है, डिटेक्शन होता है, डायग्नोस्टिक होता है हमारे एड्स की बीमारी का, एचआईवी वायरस हमारे अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस के बारे में, कि रेट्रोवायरस हमारी बॉडी के अंदर कैसे रेप्लिकेट होता है। समझ लीजिए ये हमारा रेट्रोवायरस, ठीक है, उसके अंदर क्या है, हमारा वायरल प्रोटीन कोड के साथ हमारा रेट्रोवायरस का क्या है, जीनोम है। वायरल प्रोटीन के साथ जीनोम हमारा कौन सा, आरएनए कोर का। कैसे बनता है हमारा वायरस, हमारा एचआईवी का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर होता है। याद रखिएगा बात को, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए का भी प्रोटीन नहीं बनाते, से डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए नहीं होता। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का भी यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। सिंगल स्ट्रैंडर्ड हमारा क्या होता है, आरएनए ही यहाँ प्रेजेंट होता है। डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए तो बिल्कुल नहीं होता। ये बात याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए होता है हमारे एचआईवी वायरस के अंदर जीनोम के फॉर्म में। तो क्या करेगा, जो एचआईवी का वायरस रहेगा हमारे रेट्रोवायरस के ग्रुप के अंदर ही आता है, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा कोई भी हमारे नॉर्मल सेल को, कोई भी नॉर्मल सेल को ले लीजिए, उसके अंदर क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है कोई भी एनिमल सेल की हमारी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या करेगा, जाके हमारा कैप्सिड जो रहता है इसका प्रोटीन कोड का, वो फूटेगा और वायरल डीएनए क्या चले जाएगा, अंदर चले जाएगा हमारे सेल का। यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, वायरल आरएनए, आरएनए की बात हो रही, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। जो वायरल आरएनए था हमारे जीनोम था हमारे किसका, हमारे एचआईवी वायरस का, वो घुस गया हमारे कहाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारे एनिमल सेल के अंदर। ये हमारा वायरल आरएनए है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, एचआईवी एड्स की बीमारी होती है। तो ये वायरल डीएनए के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये इसकी खास बात होती है कि वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल कर कर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में फॉर्म हो जाता है। ये कैपेबिलिटी हमारे किसके, हमारे रेट्रोवायरस के अंदर के जो जीनोम है ना हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो वायरल डीएनए के अंदर ट्रांसफर हो जाता है हमारा वायरल आरएनए से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में बन गया है, वायरल डीएनए बन गया है हमारा वायरल आरएनए से। तो जब हमारा वायरल डीएनए जो है यहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा हमारे होस्ट के जीनोम के साथ। अब क्या करेगा, जो वायरस का हमारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड का, हमारे होस्ट का जो डीएनए है एनिमल सेल के अंदर वो घुसा है होस्ट के, उसके साथ क्या करेगा, मिल जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। होस्ट को क्या लगेगा, यहाँ पे ये तो मेरा ही जीनोम लग रहा है पर कुछ अलग फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इससे क्या ट्रांसलेट करके हम प्रोटीन को बना सकते हैं। उसको तो बेचारे को पता ही नहीं उसके साथ आगे क्या होने वाला है भैया फ्यूचर में, तेरी तो बेटा लगने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो यहाँ पे जो हमारा डीएनए गया था मिक्सअप होकर हमारे होस्ट के जीनोम के साथ वायरल आरएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। देख सकते हैं आप, उससे पहले वायरल आरएनए आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मदद से क्या करेगा, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में फॉर्मेशन लेगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो रहेगा हमारे इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा हमारे होस्ट के डीएनए के साथ, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस सेल है, उसके अंदर हमारा जीनोम है होस्ट का, उसको क्या करेगा, जाके मिल जाएगा और फॉर्म करेगा यहाँ पे हमारा वायरल न्यू आरएनए, ठीक है। न्यू वायरल आरएनए बना लेगा जो कि प्रोड्यूस करेगा हमारे इन्फेक्टेड सेल से। अब क्या बन गया, यहाँ पे न्यू वायरस का हमारा फॉर्म हो गया हमारा आरएनए। ये हमारा क्या करेगा, कैप्सिड के फॉर्म में चले जाएगा, नए सेल्स बनाएगा और यहाँ से ये जो हमारे न्यू वायरस बने हैं वो किसी और सेल को जाके इन्फेक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से पूरा होता है हमारा रेप्लिकेशन हमारे एक रेट्रोवायरस का। एक बार फिर से प्रिकैप करते हैं, इस स्लाइड में क्या पढ़ा है
इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट HIV जो है हमारा एड्स जो बीमारी है वो हमारे फिजिकल कॉन्टेक्ट मियर टेट से नहीं फैलती, मतलब कि फिजिकल कॉन्टेक्ट किसी के साथ आपका हुआ या फिर छूने से बीमारी हमारी एड्स की HIV की नहीं फैलती है, ये सिर्फ फैलती है हमारे बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड्स में क्या आ जाएगा, हमारा सीमेन आ जाएगा और हमारा आ जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आपके अंदर सीमेन या ब्लड जाता है तो क्या हो जाएगा, आपको भी उससे एड्स हो जाएगा, HIV वायरस आपके अंदर घुस जाएगा और आपको बीमारी हो जाएगी, क्योंकि पूरे क्या करेगा, आपको पूरा डिफिशियंसी मतलब पूरा खराब कर देगा, तहस नहस कर देगा, हमारे इम्यून सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ा देगा। ठीक है, देर इज ऑलवेज अ टाइम लैग, हमारे टाइम लैग होता है हमारा एड्स और HIV बीमारी को हमारी बॉडी में सिम्टम्स लाने के लिए। इसका कुछ फ्यू मंथ्स भी लग सकता है, कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं कि इसका हमारे एड्स के अंदर सिम्टम्स हमारे बॉडी के अंदर आने में, क्योंकि इसका इन्फेक्शियस चीज बहुत धीरे धीरे हमारी बॉडी को क्या करता है, डिक्लाइन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को। और उसका क्या होता है, जब एक टाइम आएगा तो हमारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, पर हमें सिम्टम्स समझ ही नहीं आता, हम किसी और डिसीज क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं। बुखार चल रहा है, कुछ हमारा हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, हम किसी और बीमारी जोड़ देते हैं। डॉक्टर को हम बता ही नहीं पाते कि हमारे पास्ट में क्या हुआ, डॉक्टर पूछते हैं पर लोग शर्म के मारे बता नहीं पाते कि हमारे कोई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से हमने उसका सेक्सुअल एक्ट किया है, कुछ इंटरकोर्स किया है, वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, क्वाइटस किया है। ये सारे हमारे नाम होते हैं अलग अलग चीजों के, ठीक है, ये सारे का मतलब एक ही होता है पर अलग अलग फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो डॉक्टर को बताते नहीं हमने ऐसा भी कुछ किया है पास के अंदर, हम इंट्रावेनस पहले ड्रग लेते थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया था गलती से, देखा नहीं था हमने कि एड्स वाला ब्लड हमारे अंदर चला गया, या फिर किसी वुमेन का रेप हुआ है, वो इन्फेक्टेड पर्सन जो था HIV से ग्रसित, उसके कारण वुमेन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके अंदर HIV का वायरस घुस गया और वहां से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था हमारा कि फ्यूचर में आने वाला बेबी था, उसकी क्या हो गया, उसके अंदर भी वो वायरस ट्रांसफर हो गया, बेबी की भी लाइफ खराब हो गई। तो ऐसे क्या होता है, डॉक्टर पूछते पर लोग बताते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बताते, और आगे जाके भी झेलना ऐसे ही पड़ता है, लाइफ तो की को नहीं खराब होगी ना। अगर ये जल्दी पता चल जाता है ना एड्स को, तो हम लाइफ ड्यूरेशन जो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, पर इससे जान तो आपकी पक्का ही जाएगी, इतनी खतरनाक ये वायरस होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। पहले हम जान लेते हैं रेप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा और, ठीक है, एक बार रिकैप कि रेट्रोवायरस क्या करेगा, इसका वायरल प्रोटीन को कोट होता है, वो हमारे रेट्रोवायरस के अंदर जीनोम होता है किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का, हमारे किसका, HIV वायरस का। इसका कैप्सिड आएगा हमारे कोई भी एनिमल सेल के ऊपर, जिसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर उसका कैप्सिड फूटेगा, RNA का जो वायरल जीनोम रहेगा वो अंदर चले जाएगा होस्ट के। अब जो यहाँ पे हमारा वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है वो हमारा होस्ट के अंदर आ गया है। अब क्या करेगा, वो होस्ट के अंदर आने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA का फॉर्मेशन करेगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। अब ये जाएगा हमारे होस्ट के जीनोम के पास और उसके DNA से मिलकर अपना DNA को मिलाकर वहां पे बनाएगा क्या, हमारा वायरल RNA का फॉर्मेशन करेगा। देख सकते हैं पहले ये वायरल RNA क्या था, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड था, डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से। उसके बाद जो हमारा वायरल DNA बना है यहाँ पे हमारा, वो हो जाएगा हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाएगा हमारे होस्ट के जीनोम के साथ मिलकर, ये उनका न्यूक्लियस है, उसके अंदर उनका जीनोम है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वायरल RNA बनाएगा हमारा, प्रोड्यूस करेगा इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर। यहाँ से क्या बनेगा, हमारा न्यू वायरस बन गया, प्रोडक्ट बन गया हमारा। तो ये जाएगा हमारे कैप्सिड्स के अंदर और कैप्सिड फॉर्म करेंगे हमारे न्यू वायरसेस को, जो कि जाके इन्फेक्ट करेंगे हमारे अदर सेल्स को, हमारे बॉडी के एनिमल सेल्स के। तो इस तरीके से होता है हमारा रेप्लिकेशन हमारे रेट्रोवायरस का। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ और पॉइंट्स के बारे में अगले स्लाइड पर। अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा कि उन्हें भी पता चले कि एड्स नाम की जो बीमारी है वो कैसे हमारी बॉडी में फैलती है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कुछ आपको यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। अब हम बात करेंगे HIV इन्फेक्शन के बारे में। लास्ट स्लाइड पर हमने देखा रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस के बारे में। इसके अंदर हमारा वो थ्योरेटिकल व्यू में आ जाएगा, वो हमारा डायग्रामेटिक व्यू में था, यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल व्यू आ जाएगा। इसी के साथ थ्योरेटिकल व्यू में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV के बारे में। यहाँ पे थ्योरेटिकल आ जाएगा, इसके बाद इसका लाइफ साइकिल हम देखेंगे अगले स्लाइड के ऊपर। चलते हमारे HIV इन्फेक्शन के ऊपर। After getting into the body of the person, the virus enter into macrophages RNA genome of the virus. Replicate to form viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase. क्या देखा था हमने, कहीं से भी क्या आएगा, हमारा रेट्रोवायरस का जीनोम जिसके अंदर हमारा क्या रहेगा, HIV वायरस रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उसका जीनोम रहेगा, वो हमारा एंटर करेगा बॉडी में हमारे किसी भी पर्सन के, और वहां से वायरस क्या करेगा, एंटर हमारा मैक्रोफेजेस के अंदर। जो मैंने एनिमल सेल बनाया था वो हमारा मैक्रोफेजेस था किसी इंसान का, ठीक है। तो मैक्रोफेज क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की मदद करता है। उसके साथ साथ उसके अंदर बी और टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, टी हेल्पर सेल्स भी होते हैं, कुछ न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स होते हैं। ये सारे क्या करते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में और ठीक रखने में हेल्प करते हैं। किसी पैथोजन से आएगा उसको लड़ेंगे, WBC क्या करेंगे, उसको फेगोसाइटिक रहती कोई कोई तो उसको फेगोसाइट कर लेगी, खा लेगी, या फिर वहीं पे किल कर देगी उसको। तो वहां से जाएगी हमारे मैक्रोफेज के पास कौन, हमारा
यहाँ पे जो हमारा घुसा है ना HIV वायरस के साथ हमारा RNA जीनोम कैप्सिड के साथ, जो कि बना हमारा किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, वो जाएगा हमारे मैक्रोफेजेस के पास। मैक्रोफेजेस के पास जैसे ही जाएगा वहां पे जो आरएनए का जीनोम है वायरस का, वो जाके रेप्लिकेट होगा हमारे किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जाएगा मैक्रोफेजेस के। कैप्सूल तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर खोल गया मैक्रोफेजेस के। वायरल आरएनए चले गया हमारे किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, हमारे किसके आएगा, मैक्रोफेजेस के। मैक्रोफेज के अंदर आ गया हमारा वायरल आरएनए। अब क्या करेगा वो, यहाँ पे रेप्लिकेशन शो करेगा और फॉर्म करेगा हमारा वायरल डीएनए। किसकी वजह से, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए के अंदर से पावर होती है हमारी इस वाले वायरस के, एचआईवी के, इसके अंदर हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में से क्या करेगा वो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ट्रांसक्राइब करेगा, रेप्लिकेट करेगा और तो और बनाएगा हमारा वायरल डीएनए। वायरल डीएनए बन गया, उसके बाद the viral DNA get incorporated into the host cell's DNA and directed the infected to the produced virus particles। मतलब कि जैसे ही वायरल डीएनए बन गया, अब वो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट होगा हमारे होस्ट के सेल के डीएनए के साथ। जो होस्ट का सेल का जीनोम रहता है ना, होस्ट का सेल मतलब मैक्रोफेज का जीनोम रहेगा, जो जो हमारा पर्सन का रहेगा, उसके साथ जाकर क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब मिक्सअप हो जाएगा हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए और बनाएगा हमारा वायरल आरएनए प्रोटीन का वायरस। ठीक है, यहाँ बन गया हमारा इन्फेक्टेड सेल्स विल प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। वायरस पार्टिकल बन के हमारे जीनोम के अंदर वो फूटेगा, वहां से बनेगा हमारा वायरल डीएनए, वायरस का डीएनए, एचआईवी का डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाला, वो जाके बनाएगा हमारा कैप्सिड और वहां से क्या करेगा, हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अलग अलग फॉर्म के अंदर कैप्सिड बनाएगा और वहां से वो सेल को तोड़ के हमारा जाएगा दूसरे वाले मैक्रोफेजेस के पास। सेम साइकिल उसमें चलेगा और वहां पे इन्फेक्शन फैलते जाएगा हमारा। ठीक है, द मैक्रोफेजेस कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरसेस। जैसे जैसे मैक्रोफेज आगे डिवाइड कर जा रहे हैं, प्रोड्यूस कर जा रहे हैं हमारे नए नए वायरस के जीनोम। कौन सा जीनोम हमारा, किसका, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स का जीनोम। कौन होता है हमारा, एचआईवी वायरस। किसका ग्रुप होता है हमारा, रेट्रोवायरस के अंदर। कैसा जीनोम होता है उसका, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसके अंदर। किसके कारण हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रेप्लिकेट होता है, हमारा बनाता है वायरल डीएनए, हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, उसके बाद जाके हमारा होस्ट के जीनोम से मिक्स हो जाता है। होस्ट के जीनोम जैसे मिक्स होगा, इनकॉर्पोरेटेड होगा, वहां पे उनका न्यू वायरल आरएनए बनेगा हमारा किसका, होस्ट सेल से मिलकर हमारे जीनोम के, और बना लेगा वहां से हमारा क्या, कैप्सिड का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, अलग अलग हमारे जीनोम चलेगा हमारे अलग अलग कैप्सिड के अंदर आरएनए जीनोम के साथ साथ। उसके बाद अलग अलग जो हमारे बने हैं वो फूटेंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और अलग वाले क्या जाएंगे मैक्रोफेजेस में। सेम साइकिल वो चलते जाएगा। तो इसी तरीके से हर माइक्रोफेज के अंदर क्या होती है, हमारी एचआईवी फैक्ट्री बनने लगती है धीरे 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 धीरे। एचआईवी एंटर इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा माइक्रोफेज हमारा खराब कर दिया पूरा का पूरा, एचआईवी फैक्ट्री बना दिया उसको। तो एक के बाद एक नए नए वायरसेस पैदा होते जा रहे हैं वहां से। उसके बाद क्या करेगा, एचआईवी बोलते हैं अब मैक्रोफेज को मैंने काम खत्म कर दिया, अब चलता है उनके बड़े भाई के पास। ठीक है, एचआईवी एंटर इनटू द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारे हेल्पर जो होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट के, हेल्पर टी लिम्फोसाइट उनको हम कहते हैं। टी एच से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। ये बात को अब याद रखिएगा, टी हेल्पर सेल और टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ लीजिए आपके घर में आपका छोटा भाई बहन है, ठीक है, और दो भाई आपके घर में एक बहन है। अगर दोनों भाई कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बिजी है मतलब, तो मम्मी का काम किसको बोलती है, हमारी बहन को बोलती, छोटी बहन को, कि बेटा वो दोनों बिजी है, पढ़ाई करे, तू उनका जाके काम कर दे। तो वो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पे हेल्पर काम करेगी, सहयोगी काम करेगी हमारे दोनों बड़े भाई की। तो उसी तरीके से टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट जब हमारे काम कर रहे होते हैं, किसी में व्यस्त होते हैं, तो टी हेल्पर सेल क्या करते हैं, वहां पे हमारा काम करता है, वो भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करेगा। तभी हो सकता है कि हमारा टी लिम्फोसाइट ज्यादा काम करे, तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को ज्यादा काम करने की जरूरत ना पड़े। हो भी सकता है ऐसा ना, कि आपका छोटा भाई बड़ा भाई है, बड़ा भाई कुछ काम कर, छोटे भाई को काम दे दो। अब छोटा भाई को काम कर दे तो बड़े भाई को उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि उसने उसका भी काम कर दिया, खुद का भी काम कर लिया है। वैसे ही यहाँ पे बॉडी के अंदर भी होता है, जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है ना, हेल्पर सेल, वो हमारा क्या होता है, सहयोगी होता है हमारा टी और बी लिम्फोसाइट का, जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करते हैं। Replicate and produce progeny viruses. The progeny virus release into the blood attack other helper T lymphocyte. अब क्या करेगा, ये हमारा माइक्रोफेज से निकल के हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट में जाएगा। सेम उसके अंदर हमारा रेप्लिकेशन यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा, वायरल जीनोम बनाएगा और वहां से क्या करेगा, रिलीज होकर हमारे ब्लड के सहारे अलग हमारे क्या जाएगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के पास। जैसे इसको यहाँ पे खराब किया नेचर को, पूरे यहाँ पे वायरल डीएनए की फैक्ट्री बना दी, एचआईवी फैक्ट्री, वैसे ही हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर जाएगा, वहां पे भी एचआईवी फैक्ट्री बनाएगा अपना। दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे जैसे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे आरएनए जीनोम बन रहा है, एचआईवी वायरस का नंबर बढ़ रहा है,
उसके साथ साथ यहाँ पे डिक्रीज हो जा रहा है हमारा नंबर किसका, हेल्पर टी लिम्फोसाइट का। एक बात बताइए, समझ लीजिए हमारे दो लिम्फोसाइट थे, हमारे बी और टी लिम्फोसाइट, वो कुछ काम में बिजी थे, तीसरे लिम्फोसाइट के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ रही थी हमारी कि तुम सारे इम्यून सिस्टम को संभालो, हम थोड़ा बिजी काम कर रहे करके। तो अगर हेल्पर टी सेल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा हमारे आरएनए जीनोम, एचआईवी वायरस कॉज करता है डिजीज हमारी एड्स की, उसका भी नंबर यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। तो क्या करेगा, जो हमारा पर्सन रहेगा उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएगा पर्सन, किससे, हमारे एचआईवी वायरस के कारण, और उसके अंदर हो जाएगी एड्स नाम की बीमारी, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कॉज करता है हमारा जीनोम में कौन सा, हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जीनोम होता है। रेट्रोवायरस का ग्रुप होता है हमारा किसका, ये का एचआईवी वायरस का, रेट्रोवायरस का ग्रुप होता है अंडर एचआईवी वायरस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रिपीटेड यहाँ पे प्रोग्रेसिव हो जाएगा हमारा, बार बार सेल क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे नंबर में, इम्यून सिस्टम की पूरी धज्जियां उड़ जाएगी, पूरा खराब कर देगा इम्यून सिस्टम हमारा एचआईवी वायरस के कारण। अब जो हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वही काम नहीं कर रहा, तो बी और टी लिम्फोसाइट की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पे वो मेन जो काम कर रहा था इम्यून सिस्टम का वो डिक्लेन हो गया, तो टी और बी लिम्फोसाइट तो वैसे ही खराब हो जाएंगे नेचर के। भाई तू ही काम नहीं कर रहा, हमारा मेन जो तुम्हारा काम कर रहा था इम्यून सिस्टम का, अब तू वो करना, हम बॉस को जवाब क्या देंगे, तो हमारे ब्रेन को क्या जवाब देंगे हमारी बॉडी के कि वो तो काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या काम कर सकते हैं। अब उसका तो पूरा डिक्लाइन होता, पूरा खराब कर दिया इम्यून सिस्टम को, उसको वापस से बनाने के लिए हमारा कितना टाइम जाएगा, हमारा कितना एनर्जी वेस्ट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी तो मौत होनी है बेटा तेरे चक्कर में, तो तेरी एक गलती कर हमें भी भुगतना पड़ जाएगा। तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और टी हेल्पर सेल, तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, नंबर में डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे उनका लेवल, और उसके साथ साथ इन्फेक्शन का रेट यहाँ पे बढ़ता जाएगा इंसान का, इम्यून सिस्टम जैसे जैसे घटेगा इन्फेक्शन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो सिम्टम्स यहाँ पे हमें क्या क्या मिलते हैं, अगर हमारे एड्स यहाँ पे हो जाए हमें एचआईवी वायरस के कारण, सिम्टम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम बॉट्स ऑफ फीवर, बहुत क्या होगा, हमें फीवर चढ़ने लगेगा धीरे 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 धीरे, डायरिया, और यहाँ पे वेट लॉस हमारा होने लगेगा। पर्सन को समझ नहीं आएगा कि बॉडी में हो क्या रहा है, उसे हर टाइम एकदम कमजोरी महसूस होगा, फीवर चढ़े रहेगा, डायरिया हो जाएगा, वेट अचानक से लॉस होने लग जाएगा, अचानक कुछ करे बिना, विदाउट रनिंग, विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट कुछ करे बिना, हमारे जूस पिए बिना क्या हो जाएगा, वेट लॉस होने लग जाएगा। अगर ये सिम्टम्स होते हैं हमारे अंदर तो हमें जाके एक बार डॉक्टर से बात करनी चाहिए, जो हमारा क्या करना चाहिए, फिजिकल टेस्ट कराना चाहिए एक बार। ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जैसे जैसे टी लिम्फोसाइट जो हेल्पर सेल है उसका नंबर धीरे धीरे कम होता जा रहा है बॉडी से, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस सच एज अ बैक्टीरिया, स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि टीबी का हमारा बैक्टीरिया होता है, वायरस एक्सेट्रा। जैसे टी लिम्फोसाइट हमारे हेल्पर सेल का नंबर बढ़ कम होता जाएगा, यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम खराब होता जाएगा, वैसे वैसे इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा, पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस लाइक अ बैक्टीरिया, स्पेशली माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को हम कहते हैं टीबी की बीमारी, और हो जाएगा हमारा वायरस, कॉमन कोल्ड से उसकी बॉडी से लड़ नहीं पाएगी, इतना खतरनाक उसका कंडीशन उस टाइम हो जाएगा। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडिफिशिएंट that he or she is unable to protect himself or herself against this infectious, उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना खराब हो जाएगा कि अपने आप को वो इम्यूनो डिफिशियंसी मानने लगेगा, मतलब इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा खराब हो गया मेरा, मैं किसी इन्फेक्शियस डिजीज के हमारे कॉमन कोड तक के लड़ नहीं पा रहा हूँ, सर्दी खांसी भी उसकी ठीक नहीं हो पा रही, इतना इन्फेक्शियस हो गया है। तो क्या करेगा, अपने आप को किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज, वायरल डिजीज से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, वायरस से दूर की बात। यहाँ पे हमारा क्या कॉमन कोल्ड जो रहता है, सर्दी खांसी, यहाँ पे कट भी लग जाएगा उसके हाथ में चाकू से, उसको भी उसका इम्यून सिस्टम भर नहीं पाएगा, इतनी सी कंडीशन खराब हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, हमारा एचआईवी के इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जब आता है, हमारा एचआईवी वायरस का जीनोम प्रोटीन, तो वो कैसे कैसे काम करता है और कौन कौन सा हमारी बॉडी में सिम्टम्स देती है, जिसके कारण हमें क्या होती है, इम्यूनो डिफिशिएंट हमारा पेशेंट अपने आप को मारने लगता है, और कोई भी इन्फेक्शियस नॉर्मल बैक्टीरिया या फिर वायरस से भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर क्या बना है, पूरी एचआईवी की फैक्ट्री बन गई है भैया, पूरा वायरस पूरा इन्फेक्ट कर दिया बॉडी को, इम्यून सिस्टम को पूरा तहस नहस कर दिया है। तो यहाँ पे हमने पूरा थ्योरेटिकल व्यू देखा, अगले स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं हमारा डायग्रामेटिक व्यू को देखने के लिए। अगर आपको सेशन में अभी तक मजा आ रहा है, सब कुछ बिल्कुल समझ आ रहा है, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की बात है, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको बिल्कुल गारंटी में देता हूँ आपको समझ आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकल और डायग्रामेटिक व्यू दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दे रहा हूँ और आपको समझ रहा है। आप सिर्फ पेशेंस रख के सुनिएगा, मैं आपको सेशन के आखिर तक होने से पहले आपका डाउट जो रहेगा क्लियर हो जाएगा, देखना। और कमेंट सेक्शन में आप लिख के जाइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी के बारे में। हमने देख लिया रेप्लिकेशन कैसे होता है रेट्रोवायरस का, कैसे एचआईवी का इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे सिम्टम्स मिलते हैं। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या था, हमारा एचआईवी का वायरस सबसे पहले आएगा हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। हमारे किसके अंदर आएगा, हमारे यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं कुछ कुछ हमारे। सबसे पहले आगे क्या करता है हमारा एचआईवी वायरस, हमारे इम्यूनिटी को डिक्लाइन करने के लिए सबसे पहले जाएगा हमारे वायरस से हमारा कहाँ, माइक्रोफेजेस के पास।
मैक्रोफेज के पास हमारे होते हैं CCR5 रिसेप्टर्स। ये हमारे सारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं किसी भी वायरस या पैथोजन को पकड़ने के लिए। बाकी जो सारे रिसेप्टर रहते हैं वो किसी अलग अलग काम के रहते हैं, इम्यून सिस्टम के लिए रहते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, वायरस आके इससे बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर से और इसके अंदर आ जाएगा, इसका जीनोम अंदर आ जाएगा, ये हमारा कैप्सिड जो रहेगा वो बाहर फूट के अलग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, मैक्रोफेजेस की हमारी मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमारा CD4 सेल मेम्ब्रेन है हमारे किसके, मैक्रोफेजेस की। ये हमारे मैक्रोफेज के अंदर एक और लेयर आती है, उसके अंदर हमारे क्या है, CD4 सेल हमारे मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन है। उसके अंदर आ गए हमारे क्या, HIV वायरस का हमारा जीनोम, कौन सा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA आएगा, वहां रेप्लिकेट करेगा, किसके वजह से, वायरल सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बनाएगा वायरल डबल स्टैंडर्ड DNA बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद हमारा होस्ट का जीन है, मतलब हमारा जीनोम है हमारा मैक्रोफेजेस का, उससे कंबाइन करेगा, कोलैबोरेट करेगा, मिक्सअप करेगा, बनाएगा वायरल, वहां पे हमारा RNA इन्फेक्शन करेगा हमारे जीनोम में हमारे होस्ट के, और उसको भी बना देगा हमारा वायरल RNA। वायरल RNA बन गया नया वाला हमारा होस्ट के जीनोम से मिलकर, वो क्या करेगा, दूसरे सेल के पास जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस को बनाएगा हमारा HIV फैक्ट्री उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोलिफिकेशन होगा हमारा HIV का हमारे टारगेट सेल, मतलब के सारे सारे मैक्रोफेजेस के अंदर। जैसे प्रोलिफिकेशन बढ़ता जाएगा और इतना हद तक बढ़ जाएगा कि मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री के नाम जाना जाएगा आगे जाकर, क्योंकि इतने हर जगह आपको क्या दिखेंगे, जीनोम दिखेंगे हमारे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA के दिखेंगे हमारे सारे सारे HIV वायरस के, जो कि कॉज करता है डिजीज एड्स का। देन स्टॉप प्रोलिफिकेशन ऑफ HIV फॉर 2 to 3 years। उसके बाद कुछ समय के क्या करेंगे, वो रुक जाएंगे प्रोलिफिकेशन, क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी उन्होंने कवर कर लिया है, पूरा का पूरा HIV फैक्ट्री बना दी बॉडी के अंदर, ठीक है। सारी तरफ हमारे क्या है, RNA का जीनोम है हमारे सिंगल स्टैंडर्ड RNA का, HIV का। तो स्टॉप हो जाएगा प्रोलिफिकेशन हमारे 2 से 3 साल तक के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, एंट्री ऑफ अ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज अ TB, जो कि TB की बीमारी कॉज करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि HIV वायरस किसके जरिए आएगा, हमारा CCR5 रिसेप्टर आएंगे, जो कि हमारे मैक्रोफेज के मेम्ब्रेन पे CD4 सेल की क्या रहेंगे, ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, किसी वायरस, पैथोजन, नेमेटोड, फंजाई को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं कि वो क्या चीज है, फिर वही से कूट के फेंक देंगे बाहर, ठीक है। पर ये वायरस बहुत ज्यादा भयानक रहता है, तो डायरेक्टली अंदर घुस जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ के, ठीक है। उसका जीनोम अंदर आ गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, सभी चीज हो गया। तो क्या होगा, कुछ सालों बाद इसका प्रोलिफिकेशन रुक जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पैथोजन माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। समझ लीजिए कोई इंफेक्शन TB का हो गया इससे, तो क्या करेगा, यहाँ पे डिक्लाइन हो गए पूरे के पूरे मैक्रोफेजेस हमारे, खत्म हो गए, एकदम नील पोजीशन में पहुंच गए। मैक्रोफेजेस वहां पे जब है ही नहीं, तो इम्यून सिस्टम को संभाल कौन रहा है, तब क्या करेगा, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रहेगा वो बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब नुकसान पहुंचाने लगेगा बॉडी को हमारे TB के वायरस। तब एक्टिवेट होंगे फिर से हमारे क्या, स्टार्ट प्रोलिफिकेशन ऑफ HIV इनसाइड द हेल्पर T lymphocyte TH एंड डिस्ट्रॉय इट। और नेक्स्ट क्या होगा, हमारे जैसे TB का वायरस हमारे बॉडी में घुसा, इन्फेक्ट करने के लिए जगह ढूंढ रहा है, कहाँ पे क्या करूँ क्या करूँ क्या करके, वैसे स्टार्ट हो जाएगा प्रोलिफिकेशन हमारे HIV का, ठीक है। और इनसाइड होगा किसके, हमारे हेल्पर T lymphocyte के। हेल्पर T lymphocyte हमारे किसका सहयोगी होता है, B और T lymphocyte का। लिम्फोसाइट को बनाता कौन है, मतलब इम्यून सिस्टम में बनाता कौन है, B lymphocyte। T lymphocyte से उसकी हेल्प करता है एंटीबॉडीज को प्रिपेयर करने में। जब ये दोनों बिजी रहेंगे तो कौन काम करेगा, हमारा T lymphocyte का हेल्पर सेल। तो वो क्या करता है, डी या T lymphocyte को छोड़ो, पहले हेल्पर सेल को मैं पकड़ता हूँ, यही अगर काम नहीं करेगा तो वो दोनों तो कुछ कर ही नहीं सकते मेरा, ठीक है। तो क्या करेगा हमारा HIV वायरस, क्या करेगा, इसके ऊपर आएगा, हेल्पर T lymphocyte को क्या करेगा, डिक्लाइन करने लगेगा, इसका डिस्ट्रॉय कर लेगा नेचर। सेम ऐसी रेप्लिकेशन उसके अंदर भी जाके करेगा। इसके लिए वो टाइम लेगा 5 से 4 साल का। 5 से 4 साल तक वो डिस्ट्रॉय करेगा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम हमारा, कब तक के, हमारे बॉडी के अंदर, जब तक कि कोई इन्फेक्शन वहां पे ना रेजिस्ट हो। जैसे इन्फेक्शन रेजिस्ट होगा, ये फिर से प्रोलिफिकेशन चालू कर देगा। यहाँ पे तो रुक गया था, जब तक कोई इन्फेक्शन ना हो डबल से एक्टिवेट करना पड़ता है ना बार बार वायरस उसको, नहीं तो मर जाता है ना बॉडी के अंदर ही, अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो। पर अगर वायरस स्ट्रॉन्ग रहा बिल्कुल HIV की तरह, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा तहस नहस कर देगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम जितना भी अच्छा हो पूरा खराब कर देगा वो। तो जैसे ही पैथोजन का एंट्री हुआ, स्टार्ट हो गया फिर से प्रोलिफिकेशन हमारा, और ये वायरस अब क्या करेगा, मैक्रोफेज का काम खत्म हो गया, तो अभी जाएगा T हेल्पर सेल के ऊपर हमारे लिम्फोसाइट की, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा, और वहां पे बनाएगा हमारे क्या, HIV फैक्ट्री। और हर तरफ दिखेगा हमें सिर्फ HIV का वायरस बॉडी के अंदर। इसके लिए लेगा वो 4 से 5 साल। और जैसे जैसे इम्यून सिस्टम यहाँ पे डिक्लाइन हो जा रहा है, बॉडी हमें यहाँ पे सिम्टम्स दे रही है, बॉल्ड फीवर होगा, डायरिया होगा, आपको वेट लॉस होने लग जाएगा कि इम्यून सिस्टम घटने लग जा रहा है, किसी भी छोटी सी बीमारी से आप क्या हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, छोटा सा कट लग जाएगा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इम्यूनिटी पूरी डिक्लाइन हो गई, हॉस्पिटल पहुंच गया पेशेंट, डॉक्टर ने बोला बेटा तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई, जाके करा लो सारे सारे अपने फिजिकल टेस्ट, पूरे ऊपर से नीचे नीचे तक के टेस्ट सारे करा लिए। डॉक्टर बोलते हैं ये सारे टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं हो गया आपको, जाके काम कीजिए, पैथोलॉजी लैब में जाके एक और टेस्ट करा लीजिए, एलिसा नाम का। डॉक्टर सर ये टेस्ट किसके लिए होता है, आप टेस्ट करा के दिलाइए फिर मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, 2 घंटा वेट किया था डॉक्टर के पास भी, शायद इतना घबरा रहा था डॉक्टर भी। अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या बताऊंगा पेशेंट को करके, पेशेंट तो वैसे ही भागता है इस नाम से, क्या हो गया मेरे को, ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट ये भी तो पॉजिटिव आ गई। एलिसा टेस्ट होता किसके लिए है? बेटा तुमको एड्स हो गया है, HIV पॉजिटिव हो तुम। पेशेंट इतना घबरा गया, भैया मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, जो साइनस सिम्टम होता है किसी और डिसीज के भी हो सकते हैं, ध्यान से देखिए डॉक्टर साहब। मैं क्यों झूठ बोलूंगा पेशेंट को, बोलेगा डॉक्टर मैं थोड़ा अपने हाथ से लिखा हूँ HIV पॉजिटिव, आपको एड्स की बीमारी हो गई है। तब वो याद करेगा, अरे हाँ ऐसा कुछ मैंने इंट्रावेनस ड्रग लिया था कुछ सालों पहले, शायद वही बाहर आ रहा था। डॉक्टर को थोड़ा ना बताएगा वो, डॉक्टर पूछेगा सामने से पेशेंट को, अब तो वही सच बता दे अपने घर वालों को कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। तब पेशेंट बताएगा कि हाँ। फिर वो पेशेंट की क्या हालत होगी, वैसे भी बेचारे तक खतरनाक कंडीशन में जूझ रहा है, घर वाले कुछ बोल नहीं सकते। डॉक्टर भी वो हाथ पैर जोड़ेगा कि डॉक्टर साहब प्लीज मुझे बचा लो, मेरे से गलती हो गई। तो अब अगले स्लाइड के ऊपर समझते हैं कि कैसे डॉक्टर उसको बचाता है कि नहीं बचाता है। अगर आपको यहाँ तक सेशन में मजा आ रहा है, लेक्चर पसंद आया तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, देखते हैं वो पेशेंट का आगे क्या होता है। स्टोरी कंटिन्यू करते हैं हमारी लास्ट स्लाइड की, कि देखते हैं डॉक्टर उसकी जान बचा सकती है कि नहीं बचा सकती है मेरे एड्स के पेशेंट की। क्या हुआ था अभी तक हमारे स्टोरी के अंदर, डॉक्टर ने बोला था उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराई हमारा किसका, एलिसा का। उसको जो पता नहीं था पेशेंट को एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, जानते हैं उसके बारे में। और द वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एसे, एलिसा। ये हमारा टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है हमारा एलिसा किसके लिए, हमारे एड्स नाम की बीमारी के लिए। वो आ गई पॉजिटिव। डॉक्टर साहब ये तो मेरा पॉजिटिव आ गया, क्या हुआ क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है, एलिसा टेस्ट भी आपने करा लिया, भैया तुमको एड्स हुआ है। तो पेशेंट की हालत उस समय इतनी भयानक रहती, सिर्फ नाम को सुन के लोग तो डर जाते हैं, तो बीमारी हो चुकी है। ठीक है, तो उसको याद आता है कि अरे हाँ मैंने 7 साल पहले 6 साल पहले इंट्रावेनस ड्रग लिया था, रोज ने मुझे दिया था। भाई एक इंजेक्शन ले लेते ना, कुछ नहीं होता, प्यार बढ़ता है सिर्फ बांटने से। मैं भी ले लेता, तू भी लेता, तू भी ले लेते, 3 दोस्त थे। अब एक को उसमें से किसी का एड्स था, उसने उसी इंजेक्शन से लगा इंट्रावेनस ड्रग, उसने उसने दूसरे वाले दोस्त ने लगा दिया, उससे तीसरे वाले दोस्त ने लगा दिया, फैल गया हमारा एड्स का इन्फेक्शन। कुछ सालों तक प्रोलिफिकेशन उसके अंदर होते रहा, हमारा क्या बना, HIV फैक्ट्री बनती रही, वायरस मल्टीप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, पूरा माइक्रोफेज की धज्जियां उड़ गई बॉडी से, पूरे खत्म हो गए। एक ही माइक्रोफेज बचा नहीं, पूरा इम्यून सिस्टम खराब कर दिया, बाहर का लाइन तो पूरा खराब कर दिया। कोई भी वायरस अंदर आराम से आ सकता है, अब तो घुस गया हमारा टीबी का वायरस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जैसे ही घुसा फिर से एक्टिवेट हो गया हमारा HIV फैक्ट्री की बॉडी के अंदर, कि रेट्रोवायरस का और नंबर बढ़ने लगा। अब वो अटैक करेगा हमारे टी हेल्पर सेल्स के ऊपर, टी लिम्फोसाइट के हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक करा, उसके भी क्या करेगा, हमारा नंबर डिक्रीज करेगा। अब पूरा उसका इम्यून सिस्टम जो है वो धीरे 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 पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया है। इम्यून सिस्टम तो छोटा सा कट भी रहेगा तो खराब कर देगा पूरा, इन्फेक्शन करके हमारी बॉडी के पार्ट को। तो पेशेंट लोग के घर वाले इतना रिक्वेस्ट करते मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब प्लीज बचा लो। देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं, उसे ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता है एड्स का। ट्रीटमेंट विद द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टेड। तो हमारा रेट्रोवायरस का ग्रुप था, हमारा कौन, हमारा HIV वायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस के ग्रुप के अंदर आया था HIV वायरस। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंटी रेट्रोवायरल, बोलते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही रेट्रोवायरल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। पर ये क्या होता है, सिर्फ हमारा पार्शियल ही इफेक्टिव होता है, मतलब कुछ हद तक के ही काम कर सकता है। अगर आप एकदम लास्ट स्टेज में आके बोल रहे कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, कोई कैसे बचा सकता है डॉक्टर भी। एक तो ये काम रहेगा, या तो ऊपर चले जाओ, या फिर कुछ साल हम बढ़ा सकते हैं आपके, 1 से 2 महीना या फिर 1 साल चलिए ले लीजिए, उससे हम कुछ कर नहीं सकते, पार्शियली बस इफेक्टिव रहेगा। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ, वो सिर्फ हमारी लाइफ को थोड़ा सा बढ़ा सकता है, 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, ठीक है, ऑफ द पेशेंट, बट कैन नॉट प्रिवेंट द डेथ विच इज इनवेंटेबल। उसकी डेथ तो पक्का होगी होगी अगले साल या कुछ सालों में, उसकी डेथ को हम रोक नहीं सकते, सिर्फ हमारे कुछ साल जो यहाँ बढ़ा सकते हैं हम कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देकर। पेशेंट बेचारा, भाई मेरी गलती हो गई, क्यों मैंने मेरे दोस्त की बात मानी, अब क्या हो गया बेटा, तो चिड़िया चुग दिखे, आपको परेशानी से फायदा नहीं है, उस टाइम सोचना था देखो ये। तो कैसे हम इनसे प्रिवेंशन कर सकते हैं एड्स को, उसको हम देखते हैं। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और WHO, ये तीनों क्या करती है, हमें यहाँ पे प्रिवेंट करती है, एजुकेट करती है कि एड्स के खिलाफ हमें कैसे प्रिवेंशन करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स या साइन दिखते हैं या फिर इन सब चीजें अवेयर रहना चाहिए आपको, किस तरीके से ये बीमारी फैलती है, आपको उससे अवेयरनेस होनी चाहिए। आर डूइंग अ लॉट टू एजुकेट द पीपल अबाउट द एड्स डिजीज। तो इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिजीज क्या करेगी, एड्स इसको हो जाएगी पेशेंट को, और पेशेंट कुछ सालों में ही निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, आई थिंक सॉरी डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये क्या करता है हमारा NACO
एनजीओस, WHO, ये सारे क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे पीपल को हमारे एड्स के खिलाफ। हमारे और भी बहुत सारी डिजीज होती है, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो इस सब के खिलाफ क्या करती है हमारी गवर्नमेंट भी, खुद इसको करती है, हमारा अवेयर करती है पीपल्स को। पर लोग कहाँ मानते हैं, जैसी जिसकी सोच रहती है वो उसी तरीके से चलता है। सरकार से कोई फायदा नहीं उसको। फिर जब कुछ होता है तो फिर डॉक्टर के हाथ पैर जोड़ने के लिए, तो डॉक्टर भी उसमें फिर कुछ नहीं कर सकता। कुछ साल बढ़ा देगा आपको, फिर मरना तो बेटा आपको पक्का ही। इसी के साथ हमारा यहाँ पे एड्स जो टॉपिक था हमारा डिजीज आज का, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर अगले स्लाइड पर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज द जीनोम ऑफ HIV, द कॉजेटिव एजेंट और ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज मेड अप ऑफ। किससे मिलकर बना होता है जीनोमिक मटेरियल? फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सेकंड इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, थर्ड इज डबल स्ट्रैंडेड DNA एंड फोर्थ इज डबल स्ट्रैंडेड RNA। सेकंड क्वेश्चन, HIV that causes AIDS first start destroying, सबसे पहले किसे डिस्ट्रॉय करना चालू करता है वो? फर्स्ट इज थ्रोम्बोसाइट, सेकंड इज बी लिम्फोसाइट, थर्ड इज हेल्पर T लिम्फोसाइट, फोर्थ इज ल्यूकोसाइट्स। थर्ड क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ HIV इंफेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम्स ऑफ एड्स? अगर आपने मेरी बातों को ध्यान सुना होगा जब मैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV आपको पढ़ा रहा था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज when viral DNA is produced by reverse transcriptase enzyme. Second, within 15 days of sexual contact with an infected person. Third, when the infected retrovirus enter host cells. Fourth, when HIV damaged large number of helper T lymphocytes. Last question of the session. A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome, that is AIDS. Which diagnostic technique will you recommended for its detection? तो डॉक्टर ने उसे कौन सा टेस्ट बताया था हमारे पेशेंट को कि वो सफरिंग था, हमारे सारे इम्यून सिस्टम खराब हो गई थी, पर धज्जियां उड़ गई थी इम्यून सिस्टम की, तो सारे टेस्ट उसके पॉजिटिव आ गए जो डॉक्टर ने कराए थे। डॉक्टर ने उसके बाद उसको क्या बताया कि जो उसको पता चले कि वो एड्स पॉजिटिव है, तो कौन सा टेस्ट डॉक्टर ने बोला उससे वो बताना है आपको यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन इज विडाल टेस्ट, सेकंड इज MRI, थर्ड इज अल्ट्रासाउंड एंड फोर्थ इज एलिसा। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अभी मुझे कमेंट सेक्शन में देकर जाएंगे। हर लेक्चर के द्वारा इस लेक्चर के भी क्वेश्चन के जो आंसर्स रहेंगे मैं आपको अगले लेक्चर जो होगा हमारा फोर्थ वाला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, उसके आखिर में आपको रिवील कर दूंगा। ये हमारे सेकंड लेक्चर जो हमारा हुआ था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, उसके आंसर आप चेक करके मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप पे कितने क्वेश्चन से सही हुए थे। फर्स्ट इज साइटोकाइनिन बैरियर हमारा आंसर था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा T हेल्पर सेल्स, थर्ड का था IgE एंटीबॉडी, फोर्थ का हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंड फिफ्थ का था टीयर्स। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीटेड। अगर आपको आज के लेक्चर में कहीं पे भी कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बेझिझक। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।